बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेष आपका हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए हिंदी मीन्स भाषा भारती है। और यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका को इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6वीं से संबंधित कौन सा पाठ करेंगे आज। पाठ 5 में क्या है, व्याकरण परिवार। तो जो आपका पाठ 5 व्याकरण परिवार से संबंधित जो प्रश्न है इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका में है, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। और आपको तैयारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही करना है, क्योंकि अत्यधिक प्रश्न आपकी परीक्षा में एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं पाठ 5 व्याकरण परिवार, पूर्व तैयारी एवं निर्देश। क्या दिया है पूर्व तैयारी और निर्देश। शिक्षक सर्वप्रथम बच्चों को पाठ का परिचय दें। शिक्षक क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को जो पाठ है हमारा व्याकरण परिवार, इस पाठ का परिचय देंगे। फिर व्याकरण के विभिन्न घटकों की चर्चा करें, उनके नामों एवं संकेतों की पहचान कराएं। व्याकरण में शब्द परिचय, विकारी अविकारी शब्द संज्ञा के भेद की जानकारी विस्तार से बताएं। जैसे ध्यान दीजिए, क्या दिया ध्यान दीजिए में, राम और श्याम जब जंगल में पहुँचे तब उन्हें सामने से नदी नाले के पास बहुत से पशु मिले। क्या है, राम और श्याम जब जंगल में पहुंचे तब उन्हें सामने से नदी नाले के पास बहुत से पशु मिले। थोड़ी दूर चलते ही थे कि शेर भी दिखाई दिया। वे डर गए। श्याम ने चतुराई से काम लिया। उसने राम को पेड़ पर चढ़ जाने की सलाह दी। दोनों सहमत होकर पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ गए। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। व्यक्तियों को देखकर शेर भाग गया। इस गद्यांश में रेखांकित शब्दों में व्यक्ति का नाम, जैसे राम और श्याम, व्यक्ति का नाम क्या हो गया, राम श्याम। जाति का बोध कराने वाले पशु शेर, व्यक्ति नदी नाले, गुण धर्म दशा भाव का बोध कराने वाले डर चतुराई ऊंचाई। जानिए, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति स्थान जाति वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे संज्ञा शब्द की परिभाषा दी है। संज्ञा क्या कहलाता है, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति स्थान जाति वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ पे आपको क्रम दिया है, नाम संज्ञा दिया है, आश्रय और उदाहरण। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम श्याम भोपाल इंदौर सरिता रामायण आदि। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे केवल व्यक्तियों स्थानों वस्तुओं आदि की पूरी जाति समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु शेर, व्यक्ति नदी नाले, पुस्तक लड़का लड़की, फल देश गाय आदि। और भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा में जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डर, चतुराई, ऊंचाई, मित्रता, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता के गुण, दोष, स्वभाव आदि। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, वह बताए। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, पढ़ना लिखना शब्द है। आपका प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, पढ़ना लिखना शब्द है। ए नंबर संज्ञा शब्द, बी नंबर क्रिया शब्द, सी नंबर सर्वनाम और डी नंबर विशेषण। तो यहाँ पढ़ना लिखना जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, आपका क्रिया शब्द, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्रिया शब्द। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विस्मय आदि सूचक क्या है, विस्मय आदि सूचक क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। ए नंबर वृक्ष में फूल फल और पत्ते होते हैं। बी नंबर मेरे पुत्र का नाम मोहन है। अरे 9 बज गए, सब लोग कहाँ हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अरे 9 बज गए। ये क्या है, विस्मय आदि सूचक वाक्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। और कैसे प्रश्न है ये, आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। संज्ञा शब्दों के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए। देखिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो हम पहले बता देते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, हम, तुम, मैं आदि, ये क्या हो गया, सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें यानी कि कर्म ना नहीं होता, वह क्या होता है, अकर्मक। और क्रिया
जैसे अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण, वह खाता है, हम जाते हैं, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह देखता है, ये सब क्या हो गए, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर देखिए इसका, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा पूछा तो आप क्या बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे ठंडा, लाल, अच्छा आदि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य में को भूतकाल एवं भविष्य काल में बदलिए। मैं भोपाल जाता हूँ ये वर्तमान काल में वाक्य है, इसको हमको काल में बदलना है, भूतकाल और भविष्य काल में बदलना है। भूतकाल यानी बीता हुआ कल और भविष्य काल मीन्स आने वाला। तो जैसे मैं भोपाल गया था, तो ये भूतकाल की बात हो गई, और भविष्य काल में क्या वाक्य बनेगा, मैं भोपाल जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। अल्पविराम, अल्पविराम क्या है पहले देखते हैं। अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार होता है। अल्पविराम के बारे में आपको बता रहे हैं। अल्पविराम क्या है, अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार होता है। इसका प्रयोग शब्दों के बीच किया जाता है, जैसे रेखा, पूनम आदि। और पूर्ण विराम, कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन स्कूल गया। तो ये क्या चिन्ह हो गया, आपका पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो देखिए व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम क्या हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि। ये क्या हो गया, व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। देखिए प्रश्न क्या है आपका, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। उत्तर देखिए, फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे। फारसी बोलने वाले सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। देखिए, भोपाल एक सुंदर शहर है, वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं, सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है, वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं, पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। देखिए इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें जो जो विशेषण हैं आपको वह बताना। जैसे यहाँ विशेषण क्या हो गया, सुंदर, सुंदर हो गया। फिर यहाँ पे चौड़ी, ये भी विशेषता बता रहा है, चौड़ी, बहुत, बड़े बड़े, नीली लाल आदि, ये क्या है, सब विशेषण हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। विशेषण में क्या लिख सकते हैं, सुंदर, बहुत, बड़े बड़े, नीली लाल, हरियाली, चौड़ी आदि, ये क्या हो गए, विशेषण शब्द हो गए। इसके बाद आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 11 से। क्या कह रहा है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखिए। चलिए देखते हैं, मुझे अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य। तो उत्तर देखिए, मेरा देश भारत है, मेरा एक संयुक्त परिवार है, मेरे परिवार में के मुखिया का नाम राजा राम है, उनके एक पुत्र 2 पुत्रियां हैं, पुत्र का नाम मोहन और पुत्री और बेटियों के नाम राधा और गीता है। इस प्रकार से आप उचित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा को देव भाषा क्यों कहा जाता है। उत्तर देखिए, संस्कृत भाषा भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान कवि सभी करते रहे हैं। जिसका गुणगान या व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान कवि सभी करते रहे हैं, इसलिए इसे देव भाषा भी कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा एवं पाली भाषा के रूप में प्राप्त होती है। प्राकृत भाषाओं से ही अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा। यहाँ बिगड़ी हुई भाषा लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट था, पार्ट कौन सा था, पार्ट 5 व्याकरण परिवार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि आपको इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।